मुझे तो करेक्ट करने वाला बचपन में कोई मिला नहीं। फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, पर अगर मेरे अंदर से कविताएं निकलती हैं तो मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? जितना हक आपको है सुनाने का उतना हक मुझे है। और मैं सिर्फ ये सोच लेती हूँ कि अगर मुझे कोई ट्रोल कर भी देगा मान लो तो मैं रुक जाऊंगी क्या? कविताओं से रोटी कमाना और किसी भी कला से रोटी कमाना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्किल सेट, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है। अभी सपने देखने वाले ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज कम है। मैं तो जब छोटी थी तो मैं तो पूरी दुनिया बदलना चाहती थी। अब मुझे नहीं बदलनी है दुनिया। मैं बहुत लड़ी हूँ अपने डीएम्स में ना, फिर मैंने देखा कि उन लोगों को मजा आता है, उन लोगों का आपको ट्रिगर करने में मजा आता है, उनका फन मोमेंट है यही। उन्होंने बदलना नहीं है क्योंकि उनकी सोच बचपन से डाली गई है। तो ये टाइम के साथ मैच्योरिटी आई है, ये गालियों से मैच्योरिटी आई है। नमस्कार दोस्तों, वेब दुनिया पॉडकास्ट पर मैं हूँ गरिमा मुदगल और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, कोई उन्हें कहता है मुस्कुराओ गर्ल, कोई कहता है खूबसूरत गर्ल। तो नायाब, आपका बहुत स्वागत है वेब दुनिया पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे आपसे ये पूछना है कि कोई भी थॉट या कोई भी आइडिया जब दिमाग में होता है और वो दिल में उतर जाता है और उस पर कविता लिखनी होती है, तो आपकी प्रोसेस क्या होती है? मुझे लगता है कि मैं तो वो करती हूँ कि मेरे तो अंदर से वो कूद कर बाहर आ जाता है। ओके। तो जब तक आई थिंक अ लॉट एंड देन आई सिट विद द पेन। तो वो जब मुझे लगता है जब वो यहाँ पक जाता है पूरा, तो वो अपने आप ही कूद के आ जाता है। मतलब जल्दबाजी नहीं करती है, पूरा टाइम देती है उस थॉट को। मैं अपने आप को स्लो राइटर कहती हूँ, कछुआ। नहीं, पर वो बहुत अच्छा है, इससे आपको वो उस थॉट को पूरा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। मुझे जब तक मैं फुल सर्कल में आ जाऊं, मैं इसको कहती हूँ कि मैं सेंटर पॉइंट पे खड़ी रहती हूँ और मैं पूरा सर्कमफ्रेंस देखने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, और मेरे हिसाब से जब मैंने देख लिए काफी पॉइंट्स, तब वो अपने आप ही निकल आता है। हाँ, बट अगर कभी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाए तो आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी कविताएं सुनती है, पसंद करती है और आपको ऐसे नाम दे जाते हैं, मुस्कुराओ गर्ल, खूबसूरत गर्ल, कैसा लगता है वो आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि आप कोशिश करते हो, क्योंकि मैं तो क्रांतिकारी गर्ल बनना चाहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने शुरू में जो कविताएं लिखी वो तो जैसे मैंने निर्भया पे कविता लिख के बहुत गाई थी एक समय पे, मोर्चों में जा जाके मैंने सुनाई थी। फिर उसके बाद मैंने रेसिज्म पे लिखी थी कविता। पर मेरी जो कविताएं लोगों तक कितनी खूबसूरती से पहुंची, वो खूबसूरत थी, मुस्कुराओ थी। तो मुझे लगता है जनता ही तय करती है एग्जैक्टली आपको कौन सी गर्ल बनना है। बिल्कुल। मैं तय नहीं कर सकती, मैं तय करती तो मैं क्रांतिकारी गर्ल बनती। आपने जनता की बात की, आपको क्या लगता है आपने उनके दिल के उस कोने को छुआ जो वो कहना चाहते थे पर कह नहीं सके, और नायाब के शब्दों ने उनके जो थॉट्स हैं या उनके जो इमोशंस हैं उनको जबान दी? हो सकता है। मतलब जितना मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे यही समझ आता है कि मैं एक्चुअली बहुत रिबेल रही हूँ। तो मैंने अपने घर वालों से, दुनिया से वो बातें कही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में जिन पे शांत रहने को कहा जाता है। ओके। चाहे एक मामूली सा एग्जांपल ऑफ telling people that if you are menstruating or not, but since my school life वहाँ पे it was a topic, but I was very calmly I would tell my male friends and like I'm sorry but I'm down, like people, मैं छोटे शहर से थी तो लड़कियां मुझे कभी कभी ऐसे देखती भी थी हॉ की नजरों से, but मुझे लगता है कि I had that I can say, मुझे जो बात बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए उसको नॉर्मलाइज करने में कोई शर्म नहीं है। तो इसीलिए शायद कहीं लोगों को लगता होगा कि अरे कह गई, अरे बोल दिया, इसीलिए कनेक्टेड फील करते हैं। ये हो सकता है। जी। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप अपने स्कूल डेज को याद कर रहे हो, जिसमें जो आपके दोस्त हैं वो आपको कई बार बहुत बुली करते हैं, चाहे आपकी हंसकी आवाज़ को लेकर हो, चाहे आपके कॉम्प्लेक्शन को लेकर हो, चाहे आपकी अपीयरेंस को लेकर हो। वो एक ऐसी एज होती है जब कोई भी उस प्रभाव में आ सकता है ना? तो आपने खुद को उससे कैसे लिबरेट किया कि छोड़ो यार ये सब फालतू बातें, मैं फोकस करूंगी? मैं सच कहूँ, उससे मैंने खुद को लिबरेट नहीं किया। इसका 90% श्रेय मेरी माँ को जाता है। क्योंकि उसने कभी हमारी तरफ देख के नहीं कहा कि तुम में कोई कमी है। हम फेल हो रहे थे और मेरी मम्मी हमको कह रही थी तुम बेस्ट बच्चे हो। हम जैसे भी दिख रहे थे, कभी मेरी मम्मी ने नहीं कहा कि
ये कर लो या ये तुम्हें बटना लगा देती हूँ या कभी मतलब। और मैं भी एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड से हूँ। मेरे पापा एक बैंक में क्लर्क थे जहाँ मैं पैदा हुई। मेरी मम्मी एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने अपने करियर में बहुत ग्रो किया है वक्त के साथ। तो और कभी कोई कुछ कहता था और मैं घर जाके जब मेरी मम्मी को बताती थी तो मेरी मम्मी कहती थी कि मैं वाट लगा दूंगी इस इंसान की जिसने तुझे कुछ कहा। तू इतनी सुंदर है, तुझे किसने कहा तू सुंदर नहीं है? और मैं बोलती थी मेरे गंदे बाल है, इतने घने काले बाल, पता है किस मतलब एंड माई मदर हैज दिस मैजिकल टैलेंट ऑफ फाइंडिंग गुड इन एवरीथिंग। वो मुझ में थोड़ा है ना, तो ही मैं इतना कुछ कर पाती हूँ। वो पूरा आ जाए तो मैं जग जीत लूंगी। मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है कि कूट कूट के हमें सेल्फ लव भरा कि हम इम्पैक्ट होते थे और फिर हम ठीक हो जाते थे। इम्पैक्ट तो होना बस के बाहर है, पर हील होना, हम हील हो जाते थे। हम घर आके जब रो के बताते थे तो फट हील हो जाते थे। हमें इतना कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव दिया जाता था। हमें भरा नहीं कहूंगी, ठूसा जाता था। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया का दौर है कहीं ना कहीं इसने आपको भी फायदा पहुंचाया है ना? आपको जितना लोग देखते हैं, आपकी पोएम्स वायरल होती हैं, ठीक है, पर ये जो जमाना है ना, ये वायरल होने का है या नंबर्स का खेल है। नायाब कितना इम्पैक्ट होती है इससे? मैं नंबर्स तो मैंने अभी देखे, उससे पहले तो मैं बिना नंबर्स के घर चला रही थी। तो मैं खास इम्पैक्ट नहीं होती हूँ क्योंकि वो क्या कहते हैं, इस वक्त अब तक मैंने ज्यादा वक्त बिना नंबर्स के निकाला है। और तब भी मैं छोटी महफिल में बैठती थी, 50 का शो भी बेचती थी और मुझे लगता था दुनिया बदल गई है। तो वो इनफ था ना मेरे लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो कम पड़ेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी और फील्ड में थी, वहां अपना करियर परस्यू कर रही थी और फिर आप पोइट्री की तरफ आई। अपनी मतलब इस सोसाइटी में अपनी कला को या अपनी पोइट्री को बेचना या उससे रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल काम है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, आई थिंक किसी भी चीज को बेचना ना, सिर्फ कविताओं की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी प्रकार के कलाकार हैं, एंड आई थिंक सेलिंग इज अ डिफरेंट लर्निंग स्किल सेट ऑल टुगेदर। कोई भी, जैसे आप मार्केटिंग सीखते हैं, जैसे आप MBA सीखते हैं, तो या तो आप बचपन से एक्सट्रोवर्ट हैं और आपको आता है नेटवर्किंग करना। जिस मामले में मैं बहुत लकी रही कि मैं हमेशा से बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। कहाँ से आई ये स्किल्स? मम्मी से। ओके। माय मदर इज अ बिजनेस वुमन नाउ, शी वाज अ टीचर। उन्होंने एक वक्त में अपना स्कूल खोला और आप मानोगे नहीं, जो स्कूल उनको छोड़ना पड़ा था बिकॉज शी वाजंट पेड वेल, और 2005 में उन्होंने तय किया कि आई एम नॉट पेड वेल एंड आई एम मोर टैलेंटेड देन दिस। तो वो छोड़ करके उन्होंने अपना स्कूल तय किया। तो जो 250 बच्चे पिछले स्कूल में थे, वो 250 के 250 मेरी मम्मी के साथ आए। ये उनका नेटवर्किंग था। तो उन्होंने बचपन से ही हमें बड़ा, घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो नाच के दिखाओ, बोल के दिखाओ। तो हम कभी नाटक नहीं करते थे, हम सब कर देते थे, डांस भी कर देते थे, कविता भी सुना देते थे, ऐसे सुना देते थे, मैं और मेरा भाई दोनों ही। तो मुझे लगता है एक्सट्रोवर्ट बनाना हमारे घर की, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मेरे पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने कभी मुझे बांध कर नहीं रखा इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। मैं बहुत डांस करती थी, मैं बहुत स्टेज पे जाती थी, तो मेरे पापा मेरी वीडियोस बना बना के एडिट करते थे खुद से। तो आई थिंक दैट इज व्हाट सपोर्टेड मी कि अगर मैं फेमस नहीं भी हुई तो मैंने बैकएंड पे काम किया। मैंने एज एन आर्टिस्ट मैनेजर, एज अ प्लेटफॉर्म मैनेजर काम किया 1 साल विद अ प्लेटफॉर्म। एंड तो मेरे को लगता है कविताओं से रोटी कमाना और किसी भी कला से रोटी कमाना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्किल सेट, क्योंकि ये ग्रोइंग फील्ड है। अभी सपने देखने वाले ज्यादा है और अपॉर्चुनिटीज कम है। तो सैडली ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बैक करनी है। फॉर्चुनेटली ये वो जगह है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सो दैट इफ एनी क्रिएटर अंडरस्टैंड्स, यू चेंज द गेम देयर। राइट। अच्छा, पापा का जिक्र किया आपने अभी अपने, और एक पोएम में बोला भी है कि पापा जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं बचपन में, पर मुझे लगता है आपके पापा बहुत कूल हैं, क्योंकि आप अब उनको मतलब बनाकर सब्जेक्ट लेकर आप कविताएं सुनाती है, तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं कि तुमने मेरे बारे में बाहर जाके बक दिया? तो मेरे पापा का रिश्ता बहुत अलग रहा है, मेरे पापा और मेरा। बचपन में तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं क्रांतिकारी थी, और मुझे लगता था कि जो भी रोक टोक है ना वो ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कि वो रूढ़िवादी सोच की वजह से है। क्योंकि छोटे शहर में थी, आसपास वही सब हो रहा था, तो मैंने अपने पापा को उसी ब्रैकेट में रख दिया। जैसे वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है, वो एक वक्त पे उठते हैं,
वो अपना योगा करते हैं, वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हैं उस मामले में कि वो अपना ध्यान रखते हैं। तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भी ऐसे हो, और हम थे आजाद माँ के बच्चे। हम अपनी मर्जी से उठते थे, अपनी मर्जी से खाते थे। तो वहां मेरे पापा से हम लोगों को बहुत डांट, बहुत पनिशमेंट मिलती थी। ऐसे उठक बैठक निकालने को बोल दिया जाता कि रुकना मत 100 से पहले, कोई चीज गुम गई तो वो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे। इस बात की कभी रोक टोक नहीं थी कि पढ़ाई में कम नंबर आ जाए तो चल नहीं, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी बराबर थी, को करिकुलर एक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी पूरी थी। बट वहां मैंने शायद अपने पापा को मिसरेड किया, या वक्त के साथ वो बदल गए। थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है दोनों है। और अब मेरे पापा बहुत मेरे पिछले शो में आए और उसमें थोड़े थोड़े जोक्स हैं मेरे पापा के ऊपर। तो वो कहते तुम सबने देखा होगा फ्री में शो, मैंने तो बेइज्जती करवा के देखा है। तो मैं तो रॉयलिटी लूंगा इससे। तो आई थिंक ही इज ऑल्सो ग्रोन विद टाइम। वो भी समझते हैं कि कहीं कहीं he could have done better, kahin we could have done better in understanding him. But I guess that the maturity that he has now of changing and understanding is amazing. I have not seen every father. ये पता है बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, बच्चों के बदलने की बात की जाती है। कोई ये बात नहीं करता कि पेरेंट्स को भी बदलना पड़ता है। दोनों को ही बदलना पड़ता है। पर the fact that my father took an opportunity, वो वक्त के साथ ग्रो करते रहते हैं। मतलब वो वक्त बदलता है तो वो बड़े अपडेटेड हैं। ऐसा नहीं कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं आती, उनको सब आता है। वो सॉफ्टवेयर भी बना, वो लर्नर है। माय फादर इज अ लर्नर, व्हिच कीप्स हिम वेरी ओपन टू चेंजेस, which works out great for us as children. Nice. अच्छा, आप खुद को स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट कहते हैं, ठीक है? और ये जो एक नया टैलेंट बोल लें, क्राफ्ट बोल लें, कई सारे लोग जो हैं वो इसके लिए बहुत ओपन अप नहीं हुए हैं अभी भी। वो ओल्ड थॉट्स में बिलीव करते हैं, वो मतलब उनके लिए तलफ़ुज़ मैटर करते हैं, राइट? उनके लिए इमोशंस मैटर करते हैं। तो जब इस तरह के लोग कभी अगर आपको ट्रोल करते हैं आपकी भाषा को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसे कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग सही हैं अपनी जगह पर कि उन लोगों ने सीखा है सब कुछ, उन्हें हिदायत मिली है। मैं तो एक पंजाबी घर से हूँ, ठीक है? उर्दू तो मेरी मौसी भी नहीं है। मेरी मौसी हिंदी है। उर्दू मेरी दूर की रिश्तेदार है ना। तो मुझे तो करेक्ट करने वाला बचपन में कोई मिला नहीं। फिर मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, पर अगर मेरे अंदर से कविताएं निकलती हैं तो मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? जितना हक आपको है सुनाने का, उतना हक मुझे है। और मैं सिर्फ ये सोच लेती हूँ कि अगर मुझे कोई ट्रोल कर भी देगा मान लो, तो मैं रुक जाऊंगी क्या? नहीं ना। मैं तो अंततः, और देखो, जो मुझे लगता है जो मकसद है ना किसी बात का, किसी कविता का, स्पेशली या एटलीस्ट मेरे लिए, वो मेरे दिल से आपके दिल तक पहुंच जाना है। बिल्कुल। तो अगर वो मकसद उसने कंप्लीट पूरा कर दिया तो वो मुकम्मल है, ठीक है? ट्रू। अगर मैं बहर में लिखकर भी वो मकसद पूरा नहीं कर पा रही हूँ तो फिर क्या फायदा क्या? ठीक है। तो बट मैंने सीखना अभी शुरू किया इन टर्म्स ऑफ कि मुझसे एक बहुत खूबसूरत राइटर ने एक बात कही थी कि लोग पहले सीखते हैं फिर अपना यूनिकनेस ढूंढते हैं। तेरे पास अपना स्टाइल है, तू सीखती रहेगी, तू चिंता मत करो। और सीखने का तो काम कभी खत्म नहीं होगा ना। हम अभी एक कुछ सीख लेंगे, फिर कुछ नया सीखना कभी भी शुरू कर सकते हैं ना। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये तो मेरे दिल से निकलता है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँ मुझे नहीं मालूम। और अगर मैं जब तक मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ तो आई गेस मैं सीख सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए, हमारी सोसाइटी में ना जो चीज़ नॉर्मल है वो लड़कियों के लिए थोड़ी डिफरेंट है। तो अपनी जर्नी में ये चीज़ फील हुई आपको? हाँ, मतलब देखो, घर में तो उतना नहीं फील हुआ। मेरे घर में तो बराबरी की जंग और उस पे जवाब हमें जल्दी मिल गए। पर हाँ, जैसे क्या है ना कि समाज से हमको गाली जल्दी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लड़कों को कहा जाता है कि अरे ये तो है ही ऐसा, कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है शर्मो शर्मी की। और हमसे शर्मो शर्मी की एक उम्मीद है, इसीलिए हमें बांध लिया गया उस शर्मो शर्मी की उम्मीद में। तो मुझे लगता है कि हमें अपने कोर वैल्यूज पे कायम रहकर ना हमें दुनिया को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। मतलब ज्यादा वल्नरेबल होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सच कहूँ कि मैं तो जब छोटी थी तो मैं तो पूरी दुनिया बदलना चाहती थी। अब मुझे नहीं बदलनी है दुनिया। अब जितने लोग, जो लोग मेरी कविता सुन के अपना नजरिया बदल लें, बहुत है। तो ये टाइम के साथ मैच्योरिटी आई है? ये गालियों से मैच्योरिटी आई है। मैं बहुत लड़ी हूँ अपने डीएम्स में ना, फिर मैंने देखा कि उन लोगों को मजा आता है, उन लोगों का आपको ट्रिगर करने में मजा आता है।
उनका फन मोमेंट है यही, उन्होंने बदलना नहीं है क्योंकि उनकी सोच बचपन से डाली गई है। तो शायद ये काम उनकी बेटियां कर लेंगी, एक बेटी कुछ लोगों के लिए कर लेगी, हाँ। उनकी बेटियां। तो ऐसा नहीं होगा यार कि हम 2030 में उठेंगे और आइडियल दुनिया हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल इसी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नॉन आइडियल से। बिल्कुल। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक आपकी कविता है कि शादी में एडजस्टमेंट क्यों, हाँ। है ना। अब नायाब भी एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं तो शादी को लेकर आपकी अपनी क्या सोच है? मैं आपको बताती हूँ, वो उसका टाइटल है शादी में एडजस्टमेंट क्यों। मैं ना बड़े प्यार से एक फर्क बताना चाहती हूँ बिटवीन एडजस्टमेंट एंड सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस गलत है, एडजस्टमेंट तो अगर यहाँ पे एक और जना होता तो हम दोनों शायद एक कुर्सी पे बैठ जाते। वो प्यार की बात है, वो अगर हम कर लेंगे बड़ी खुशी से, और वो दो तरफा है। पर मुझे लगता है सैक्रिफाइस एक ही तरफ से मांगे जाना गलत है। तो नायाब, वैसे तो आपसे हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज आप सामने हैं तो कुछ सुनाइए। ठीक है, इसका नाम है ताज। ये बहुत कम लोगों तक पहुंची है, तो मुझे लगता है कि चलो सुनिएगा, बताइएगा कि मैंने आज तक कभी ताजमहल नहीं देखा। ओके। तो मैंने सुना है कि एक दफा शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, अपने इश्क में होने का सबूत पूरी दुनिया को दिखाया था। मगर मैंने ये भी सुना है कि काट दिए थे ताज बनाने वालों के हाथ, और साथ ही काट दिए थे हौसले कि ताज कोई और बना ना सके, उससे ऊपर अपने इश्क की दास्तां कोई और सुना ना सके। मैं सोचती हूँ अगर उस जुनून में थोड़ा प्यार और जुड़ जाता तो इश्क का सबूत वो 7वां अजूबा आज यहाँ का हर घर कहलाता। मैं बस जानना चाहती हूँ कि अगर वो हाथ ना काटे होते, और मतलब मुझे लगता है कि कोई मोहब्बत में हो तो वो पूरा शहर क्यों नहीं रंग देगा। बिल्कुल, बस मुझे लगता है कि वो पूरा शहर रंग देना चाहिए। अगर हम प्यार करें तो हम पूरा शहर रंग दें बस। अब जो कहते हैं ना बदलाव, जो नई जनरेशन का प्यार है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम पूरा शहर रंग दें। बहुत अच्छे। तो नायाब, आपसे बात करके बहुत खुशी मिली। आप ऐसे ही हंसती रहें, खुश रहें वेब दुनिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।